वह और जगह। हृदयेश। मुरारी कसदन देर से लौटा। वो समस्या जो किसी भारी और भद्दी शिला जैसी थी, यों जिस तिस प्रकार ठेल दी गई थी, पर वो नहीं चाहता था कि उसके बाद जो किया जाना था उसे अंतिम रूप उसकी उपस्थिति में ही दिया जाए। दूसरों के लिए स्थिति उसके कारण असुविधाजनक हो गई है, ये अनुभूति उसे कुछ इस प्रकार कचोट रही है जैसे वो दावत की सजी सुथरी मेज पर बैठा है और उसके सामने अति स्वादिष्ट और मूल्यवान भोज्य पदार्थ परोसे गए हैं और एकाएक उसे पता लग गया है कि मेजबान ने वो सब उधार लेकर विवशतावश उसके लिए जुटाया है और फिर वो दावत की मेज से न उठ सकता है और न उत्साह और न रुचि के साथ खा ही पाता है। बीच में जो रिश्ता है उसकी वजह से उसे असुविधा के लिए शायद दुख नहीं होगा, वे उसे संतोष या कुछ ऐसा ही मानेंगे, पर उसके अपने अंदर जो किसकिसैला गरम बगुला घुमड़ रहा है वो छोटी और सामान्य बातें भी क्यों किसी को इतना अधिक मथती हैं। नवंबर के आखिरी दिन थे और सर्दी होनी ही चाहिए। इन दिनों रात होते ही अंधेरा जैसे खून के स्याह मायल चकत्तों जैसा जम जाता हो। दफ्तर का सतीश मिल गया था और वो उससे ढेर सारी बेकार की बातें करता रहा था। फिर वो देर तक बिला वजह सड़क से लगी एक टॉकीज के कॉरिडोर में घुसकर बाहर जालीदार खिड़कियों में चिपकी तस्वीरें देखता रहा। इसके बाद सिगरेट सुलगाकर वो उस ओर निकल गया जिधर 5 मंजिला एक नई इमारत बन रही थी। यूं वो उसे पहले भी देख चुका था। जब वो लौटकर अपनी गली में आया तब वकील साहब की बैठक की बत्ती बुझ चुकी थी। बदरी दूध वाला अपनी दुकान पर कुंडे में दही जमाने के लिए दूध उंडेल रहा था। खंडहर की ओर मुंह किए एक कुत्ता रुक रुक कर गुर्रा रहा था। अपने घर के मोहरे में घुसने से पहले उसने बगल के दरवाजे वाले मकान की ओर देखा। मालिक मकान का लड़का आकर उसमें अब खुद रहने लगा था। 2 महीने पहले वहां रुकमो भाभी रहती थीं। एक नाजुक सी सरसराहट की लहर उसकी रगों में दौड़ गई। सिदरी में एक मुड़ी हुई सलाख के सहारे लालटेन लटकी हुई थी। उसका झिल्ली जैसा धुंधलाया प्रकाश फैला था। उसके अंदर प्रवेश करते ही 2 जोड़ी आंखें उसके चेहरे पर जड़ गईं। कहीं कुछ काम था? अम्मा ने अपने को फैलाना चाहा या शायद अपने को ही समेटा हो। खांसी के ठासों से बाबू खाट पर बैठे बैठे हिलने लगे जैसे किसी कागज के पुतले को हवा छेड़ गई हो। उसने बाबू की ओर देखा। गाढ़े की गंजी के ऊपर वो तंबाकू रंग का स्वेटर पहने थे जिसमें से जगह जगह से तार निकले थे। किसी टूटती लहर की तरह उनका सीना उठ और गिर रहा था। अम्मा की आंखें उसके चेहरे पर अब भी जमी हैं। उसने महसूस किया यूं ही दफ्तर का सतीश मिल गया था। उसने कहा, अम्मा के पूछने में क्या विह्वलता के साथ साथ एक हल्का सा भय का भाव नहीं था? बाबू और अम्मा को संदेह है कि वो संतुष्ट है। उसके आने से पहले शायद वो उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसके लौटने में देर हो जाने से चिंतित थे। उसे सतीश की कही बात याद आ गई। बातचीत खत्म करते उसने पूछा था, विदा करा लाए? दोपहर की गाड़ी से आए होंगे। फिर होठों की कोरों को फैलाता हुआ वो मुस्कुरा दिया, यार जाओ घर, बीवी इंतजार कर रही होगी। दूसरी ओर छोटे से आंगन के सिरे पर जो कोठा था उसकी दहलीज पर निकलकर कंतो खड़ी हो गई थी। वो फिर आंगन पार कर मुस्कुराती हुई वहां आ गई जहां अम्मा थी। भाभी के साथ खूब बातें छन रही हैं। क्यों? जब से आई है मुंह से मुंह जोड़े है। अम्मा बेहंस दी और उसकी ओर देखने लगी, पर वो कंतो की ओर देखता रहा जो अब भी मुस्कुरा रही थी। कंतो उससे 3 ही वर्ष छोटी है। उसकी शादी उससे पहले होने को थी, किंतु जुड़ी बात टूट गई, कई बार टूट गई। बाबू और अम्मा ने फिर कोशिश की कि कहीं बात जुड़े, सिर से ऊपर होता पानी नीचे उतरे। उसे लगा कि सामने कोठे में साड़ी की हल्की सी सरसराहट हुई है। वहां आज शायद लैंप चल रहा था। झिल्ली जैसी रोशनी वहां भी फैली थी। कुछ देर ऐसा लगा जैसे किसी मूक चलचित्र के वो सब पात्र हैं। वो अब कोठे के अंदर था। शादी के बाद जब पत्नी आई थी तो 7 दिन रही थी और 7 दिनों में शायद सारा संकोच, झिझक और अजनबीपन दूर हो चुका था। पत्नी खाट पर दोनों पैर लटकाए बैठी थी। पैरों में चांदी की पतली पाजेब थी। तलुए और एड़ी महावर से गुलाबी थे। खाट पर सफेद चादर बिछी थी। पत्नी के दांतों की लजीली मुस्कुराहट भी शायद इतनी ही धवल थी।
कोठरी की इस बीच सफाई हो गई थी, जाला वगैरह पोंछ दिए गए थे, पर सफाई और पोछे जाने का भाव वहां छूट गया था। सिदरी में बाबू को खांसी फिर उठी थी और वो फिर खांसने लगे थे। बाबू को खांसी की शिकायत है। खांसी सर्दियों में और भी उग्र हो जाती है। बाबू अब सिदरी में सोया करेंगे और वो कोठे में। एक लंबे समय से, शायद अपने होश से, वो बाबू को इसी कोठे में सोते देख रहा था। गर्मियों में वो कोठे के आगे किवाड़ और पीछे गली में खुलने वाली खिड़की को खोलकर सोते थे और बरसात और सर्दियों में दरवाजा भेड़ कर। वो अब तक दूसरों के साथ सिदरी में सोता था। शादी के बाद ये समस्या उठ खड़ी हुई कि बहू कहाँ सोएगी। बहू बेटी के लेटने बैठने के लिए आड़ ओठ चाहिए ही। घर में केवल एक वही पटा कोठा था। 2 सिदरियां थीं, जिनमें से एक में चौका था, पूजा के लिए उठा हुआ एक घेरा और उसके पीछे ईंधन, भरसावन वगैरह रखने की दबी दबी सी पट्टी नुमा जगह। दूसरी सदरी में सोना लेटना होता था। बाईं तरफ बाहर की ओर टट्टी थी और उससे चिपका अंदर की जानिब टीन की चादरों से होसल खाने की जरूरत को पूरा करने वाला उठा हुआ एक घेराव। बहुत पहले छत पर एक बरसाती थी, जो बरसाती पानी में गिर गई और अब बस ऊपर खुली नंगी छत थी, आकांक्षाहीन जिंदगी जैसी। शादी में उसकी सुहाग सेज पड़ोस की रुकमो भाभी के घर में बिछाई गई थी। रुकमो भाभी के पति ताला और नेम प्लेट बनाने वाली एक कंपनी में नौकर थे और उन दिनों माल लेकर दौरे पर गए थे। रुकमो भाभी की कोई संतान नहीं थी। मोहल्ले की औरतों और युवकों की ऐसी धारणा थी कि उनके संतान होगी भी नहीं। रुकमो भाभी की पति की उम्र काफी थी। सगे संबंधियों से उन दिनों उसका छोटा सा घर किसी रेल के डिब्बे जैसा भरा हुआ था। रुकमो भाभी ने खुद ही सुहाग सेज वहां डालने का प्रस्ताव रखा था। शादी के बाद की मधुर रातें दूसरे के घर में गुजारते हुए उसे कुछ भारी भारी सा लग रहा था। उसकी पत्नी क्या महसूस करेगी? सलोने सुंदर अंग पर जैसे एक गंदा जख्म दिख गया हो। एक रात पत्नी ने पूछा भी, मैं जब दोबारा लौट कर आऊंगी तब क्या इंतजाम होगा जी? उसने अम्मा के मुंह से इन दिनों जो बात सुनी उसको दोहरा दिया। हम लोग दूसरे बड़े मकान की खोज में हैं, तब तक क्या कोई मिल नहीं जाएगा? पत्नी इसके बाद रुकमो भाभी के पति को लेकर पूछने लगी थी, जिसके बारे में इतने दिनों में उसने अपने हमजोलियों के मुंह से कुछ न कुछ जान लिया था कि क्या वो बहुत बदसूरत भी है और हुस्सैल भी, कि पहले क्या उसकी आदतें बहुत खराब थीं। उसी रात को उसने सपना देखा कि रुकमो भाभी का पति गजाधर प्रसाद दौरे से लौट आया है और रुकमो भाभी पर बिगड़ रहा है कि किसी दूसरे को उसने वहां क्यों सोने दिया, और उसकी सेज के निकट आकर वो गुस्साया हुआ उसे झंझोड़ रहा है। उसकी जब आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी गर्दन पसीजी हुई है। पत्नी उससे सटकर सो रही थी और उसकी लंबी लंबी बरौनियोदार मुंदी पलकों पर निश्चिंतता लिए स्निग्धता थी। उसे फिर दोबारा बहुत देर तक नींद न आई और बरसात के दिनों जैसी एक अजीब सी घुटन और अकुलाहट आभासती रही। ऐसी बात नहीं कि उसके बाद उसने किसी दूसरे मकान की तलाश न की हो। अपनी ओर से उसने कोई कसर नहीं उठा रखी, किंतु ऐसे मकान कम थे जिनमें उसने इतनी अधिक चिंता और उत्साह दिखाया हो। किंतु भारत की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में इच्छानुकूल मकान मिलना शायद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो पगड़ी का सवाल था और दूसरा किराए की दर का। जिस मकान में रह रहा था वो केवल 12 रुपए पर था। दूसरा जो उससे कुछ ही बड़ा होता उसके 50-60 रुपए मांगे जाते। वो सब क्या चाहने पर भी वो दे सकता? घर पर सुबह शाम मकान की चर्चा होती है। उसका छोटा भाई राधे या बाबू धीमी बुझी आवाज में बताते कि उसको किसी लड़के या दफ्तर के साथी से पता लगा है कि अमुक बस्ती में अमुक मकान खाली हुआ है। पर वहां जाने पर वही हश्र होता, या तो किराया बहुत ज्यादा होता या मोटी पगड़ी का सवाल। अम्मा बुदबुदाती कि वो किसी दूसरे की जगह पर 1000-1200 रुपया उधार लेकर कैसे नई तामीर करवा सकती हैं। मकान मालिक किराया तो ले जाता है, पर यह नहीं होता कि ऊपर एक कमरा और बनवा दे। वो 8-10 रुपए किराया और बढ़ाने को भी तैयार हैं, पर मकान मालिक क्या इसके लिए राजी हैं? उसके मकान छोड़ने में ही उसे लाभ था। स्थिति से सहजता से समझौता बस एक ही तरह संभव था, वो यूं कि बाबू वो कोठी खाली कर दे। पर झिझक ये थी कि बाबू को काफी असुविधा और परेशानी थी, विशेषकर सर्दी के दिनों में। सिदरी में सीधी हवा जाती थी। उनकी एकांत में सोने की आदत भी थी। पिछली गली के स्कूल के अहाते का हर सिंगार फूल चुका था और रात में हवा में एक मीठी गमक बसी होती।
कुएं के शीतल जल से जैसे हल्की सी मिठास खुली हो। बहू के विदा कराने की बात उठती। उसके लिए किसी जगह का इंतजाम भी हुआ है कि बुलाने को सोचा जा रहा है? जैसे एक कमरा हो और उसके अनबुहरे फर्श पर मुड़े तुड़े कुछ कागज बिखरे हों और हवा का एक झोंका आया हो और वो सब कागज फड़फड़ा उठे हों। सुबह का समय था और घर पर सब मौजूद थे। बाबू पूजा के लिए उठे हुए घेरे में आसनी बिछाकर जाप कर रहे थे और उनका खिंचा स्वर शायद वहां भी पहुंच गया था। कुछ क्षणों के लिए लगा कि जाप रुक गया है और फिर जब वो शुरू हुआ तब स्वर सहज न था। कहकर जब उसने अनुभव किया तो बरसात की सीलन जैसी चिपचिपाहट उसके मन पर छाने लगी। इतना निर्लज्ज वो कैसे हो गया? कौन सी मनः स्थिति थी जिसमें वो अपने आवेग को संभाल न सका? राधे उसकी ओर किताब के पीछे से ताक रहा था। बर्तन मलती कंतों की पलकें नल के नीचे से बार बार उसकी ओर उठ जाती थी। अंगीठी के पास बैठी हुई अम्मा के चेहरे की सिकुड़ी हुई जिल्द के नीचे कोई साया थरथरा रहा था। जगह की तंगी के पीछे क्या बहू नहीं आएगी? कैसे न कैसे बेटे, वक्त काटा ही जाता है। अम्मा के स्वर में भीगा कंपन था। उसने लक्ष्य किया कि अम्मा की आंखों में आर्द्रता उतर आई है। एक ऐसा अदृश्य दबाव था जो असह्य होता जा रहा था। नहीं, जैसे प्रतिपल उसे कोई नंगा कर रहा था। वो वहां से जल्द ही उठ आया। फिर जब जब इस संबंध में कोई बात उठी वो अपने आप को बचाता और छिपाता रहा। उसकी कोई भी इच्छा अनिच्छा, सहमति असहमति नहीं। समस्या का एक ही हल था जिसे वही नहीं सब जानते थे और अंत में उसी पर आया गया था। बाबू सिदरी में आ जाएंगे। सर्दी जब ज्यादा पड़ेगी न होगा तो टाट का मोटा पर्दा डलवा लिया जाएगा या लकड़ी के तख्ते वगैरह ठुकवा दिए जाएंगे। उसने अपने में एक बुझापन महसूस किया। स्नायुओं में जैसे ऊष्मता होनी चाहिए वैसी नहीं थी। उत्साह को जैसे किसी ने मसल दिया हो। उसने इस मनस्थिति से छुटकारा पाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर बाद वो अपने को फिर उसी दबाव के नीचे अनुभव करने लगता। बाबू को खांसी क्या आज ज्यादा आ रही है? बाबू के लिए सिदरी नई जगह है, जरूर वो एक अटपटासापन महसूस कर रहे होंगे। उसने पीछे गली में खुलने वाली खिड़की खोल दी। खसती हुई रात में हवा तीखी हो गई थी और उसमें स्कूल के अहाते के हरसिंगार की कुछ महक खुली थी। चांद आसमान में दूध में भीगी रोटी जैसा दिखाई दे रहा था। सर्दियों की चांदनी ज्यादा साफ और चमकदार होती है। चांदनी का एक बड़ा टुकड़ा अंदर भी रेंग आया था। कोठे की फर्श काफी खुरदरी थी। चूने का गट्टा पड़ा था और जगह ब जगह चूना उतर आया था और गट्टा नंगा रह गया था। बाबू ने पिछली बरसात में कहा था कि एक बोरी सीमेंट का प्रबंध हो जाए तो छत की दराजें भी चिकनी करवा लें, पर फिर उन्होंने वो इच्छा दबा दी और छत की दराजों में कहीं से लाकर पिघलाकर कोलतार गिरा दिया। एक चूहा पीछे छुपा हुआ बैठा काठ के सिंदूर को किटकिट किटकिट करके कुतर रहा था। आहट पाकर जरा देर के लिए चुप हो जाता और फिर कुतरने लगता। बाबू खांसने लगे थे। सूखी खांसी के ठोसों की आवाज यूं उठती थी जैसे कोई कड़ी चीज छीली जा रही हो। कुछ देर बाद जब उसे पेशाब खाने में जाने की जरूरत हुई और वो बाहर आंगन में आया, बाबू तब भी खांस रहे थे। उसे लगा कि कंतो भी सोई नहीं है, जाग रही है। उसकी आहट पाकर उसने अभी अभी करवट बदली है और फिर लोई सर तक खींच ली है। उसका बिछावन मां से इधर ही हटकर था। 4 फीट का आंगन कोठे और सिदरी में कितना अलगाव रख सकता है। कुछ देर पहले पत्नी कोठे में किसी बात पर खुलकर हंसी थी, पर तुरंत ही बाद में सहम गई। ओई राम, बाहर आवाज सुनकर कोई क्या सोचेगा? बहू कितनी निर्लज्ज है। न जाने क्यों उसे इन्हीं क्षणों 10-12 दिनों पहले की वो स्थिति याद हो आई। सुबह 8 या 9 का समय होगा। धूप ऊनी कालीन जैसी बिछ रही थी और वो ऊपर छत पर चला गया था। दूसरे मकान की मुंडेर पर कबूतर का एक जोड़ा बैठा हुआ था। कबूतर कबूतरी के आगे पीछे गर्दन फुलाता हुआ गुटरगू की आवाज करता हुआ चक्कर काट रहा था। एकाएक कबूतर कबूतरी पर बैठ गया। उसने तभी पाया कि पीछे से कंतो आ गई है और 2 क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं और हट गईं। उनमें एक ऐसा भाव जल उठा था जो ओट चाह रहा था। कंतो नीचे वापस लौट गई। वो दूसरी ओर हटकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि कंतो वहां उसकी उपस्थिति अनुभव कर रही है। वो गुसल खाने को पार करता हुआ पेशाब खाने में चला गया। लौटते हुए सिदरी में उसकी नजर चली गई।
खांसने के बाद गरगराहट के साथ बाबू सांस ले रहे थे, जैसे किसी बर्तन के सुराख में से भाप सूं सूं करके गुजर रही हो। अम्मा गद्दा डाले जमीन पर सो रही थी। थोड़ा हटकर कंतो लेटी थी। उसने अभी अभी करवट फिर बदली थी। और राधे? हैं, राधे कहाँ सो रहा है? जब वो वापस लौट कर आया तो राधे वहां नहीं था। शायद वो रजनीकांत की बैठक में सो रहा होगा। रजनीकांत के छोटे भाई के साथ उसकी पढ़ाई चलती रहती है। इस साल वो 10वें दर्जे में है। उसे याद आ गया कि तीसरे पहर ऐसी चर्चा उठी थी कि परीक्षा तक राधे वहां सोने को कहता है। 14 साल का राधे भी क्या स्थिति से परिचित है और समझौता करना जानता है? उसे लगा कि हवा में बड़ी हुई सिहरन उसे तेजी से छू रही है। वो अंदर चला गया। सुबह चाय के समय उसने पाया कि वो अपने को सबकी निगाहों से बचाना चाह रहा है। वो उस मनः स्थिति से उबरने के लिए अपने से जूझता रहा, पर बार बार उसी के बीच अपने को पाता रहा।